सही कंपनी और गलत कंपनी में फर्क कैसे पैदा करें? क्या एक डायरेक्ट सेलर एक साथ 2-3 कंपनियां कर सकता है? इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 सालों से हम आपकी सेवा में हैं और हमने इस मंच के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स को सुना। हमने उन लोगों को सुना जिनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में बड़ा योगदान रहा, चाहे वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब रहे हों, सेक्रेटरी हेम पांडे सर रहे हों, फिक्की में शिल्पा गुप्ता रहे हों, रजत बैनर्जी रहे हों। आज हम लोग एक अलग तरह की पर्सनैलिटी को लेके आ रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा काम किया है और बहुत डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी में। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर के लोग हैं, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, वो सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि पिछले लगभग 10 सालों से मेरा उनके साथ में एसोसिएशन है। वो क्या क्या काम करते हैं पहले वो मैं बताना चाहता हूं आपको। वो 24 साल से ज़्यादा, मोर देन 24 ईयर्स ही इज़ इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 28 साल से ज़्यादा का वैसे उनका डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा है। 2007 से लेके अब तक हर वीक 20 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं और फिर पब्लिक के सामने जो बताने वाली चीज़ होती हैं वो बताते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होता है, मनी सर्कुलेशन में फ्रॉड कंपनियां और पॉन्जी स्कीम्स किस प्रकार से आती हैं, और बिजनेस मॉड्यूल्स पे स्टडी करते रहती हैं उनकी टीम, और वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंसी देती रहती है उनकी कंपनी, इंडिया में, एशिया में और दूसरे देशों में भी। तो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें। स्ट्रेटजी इंडिया के कंसल्टेंट हैं, बहुत बड़ा नाम है, प्रांजल आर डैनियल सर हमारे बीच में हैं। प्रांजल सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू। हाँ, तो इस इंडस्ट्री में मैं इसलिए बेसिकली आया कि मुझे ये इंडस्ट्री से लगाव भी इसलिए क्योंकि मैं खुद एक डायरेक्ट सेलर रह चुका हूँ। मैंने देखा कि जब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की है तब से पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव आया, ज़्यादा आउटगोइंग हो गया, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत सारे रिलेशन मिले, बहुत सारी जगह घूमने के लिए मिली। प्रांजल सर, हम आपकी जो लाइफ जर्नी ना बिल्कुल स्टार्ट से जानना चाहते हैं। इसलिए मुझे बहुत उत्सुकता है, कहाँ प्रांजल सर का जन्म हुआ, फिर एजुकेशन कहाँ हुई, फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आ गए और फिर स्ट्रेटजी इंडिया में कैसे जुड़ाव हुआ। अच्छा, मेरा बर्थ प्लेस इंदौर है। अच्छा, ओके। मेरा एजुकेशन भी वहीं हुआ है और उसके बाद एजुकेशन के बाद मैं बॉम्बे आ गया काम के लिए। फिर जॉब करते करते एक रोज़ जिस दिन मैं मोटरोला में काम करता था, मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड करके एक यूएस कंपनी है, उसमें मैं एम्प्लॉय था। एक पर्टिकुलर हॉलीडे के दिन जब कोई हमारे ऑपरेशंस बंद थे और कहीं डिलीवरी करनी थी प्रोडक्ट की, लैंड मोबाइल प्रोडक्ट सर्विसेज में, तो उस दिन मौका मिला कि मैं उधर जा पाऊँ, वो एक पर्टिकुलर एरिया में। उधर मैंने उनके जहाँ डिलीवरी देनी थी, उधर जाके देखा तो उनके यहाँ कोई प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड थे। ओके। प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे क्योंकि उस समय इतने अच्छे पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स मिला नहीं करते थे। तो प्रोडक्ट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, तो मैंने पूछा जिनके घर पर गया था कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये फलाना कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी था? हाँ, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी और वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, काफ़ी बड़ी। ओके। काफ़ी बड़ी डच कंपनी मानी जाती है, काफ़ी पॉपुलर है वो। तो नाम से भी इम्प्रेस हुआ क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये बिज़नेस? तो उन्होंने मुझे कुछ 10-15 मिनट में समझाने की कोशिश की।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर अंदर से एक फीलिंग आई कि कुछ अच्छा हो सकता है, प्रोडक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, तो क्यों नहीं ट्राई करके देखें कि सैटरडे संडे अगर जब भी टाइम मिलेगा तब अपने टाइम पर ये काम करें। मैंने वो कंपनी जॉइन कर ली। अच्छा। अब जॉइनिंग का उस समय वो कंपनी भी चार्ज कर रही थी कुछ 3500, कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। बहुत पहले की बात है, रूल्स बहुत नहीं थे पहले तब, की गाइडलाइंस नहीं थी। 90s, हाँ मतलब 98 99 की बात है। ओके ओके गुड। तब जॉइन हो गए और फिर उसके बाद काम करने लगे। काम में क्या था कि लोगों से मिलना और उनको बताना प्रोडक्ट्स के बारे में। कॉम्पेंसेशन प्लान वो कंपनी का इतना कंफ्यूजिंग था कि मेरे को 6 महीने तक समझ में नहीं आया। पर जो मेरी अपलाइन बोलते हैं ना, जो उन्होंने बोला था कि लोगों से मिलो, बताओ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बोलो ये कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड। काफ़ी लोग और सैलॉन्स वाले ज्वाइन हो गए। तो जिसके पहले मुझे मालूम चला, उसके पहले मेरे नेटवर्क में करीब करीब 10,000 लोग जुड़ चुके थे। अच्छा। फ्रंट लाइन थी करीब 450-500 लोगों की फ्रंट लाइन। क्या बात है। और ये सब सैलॉन वाले थे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे थे। तो उसके कारण अर्निंग बढ़ी। अब उसमें क्या हुआ कि ये कंपनी मेन को अलाउड नहीं करती थी। अच्छा। तो अ, मेन को अलाउड नहीं करते थे मींस मतलब मीटिंग्स वगैरह में? हाँ, मीटिंग्स में और मेन कंसल्टेंट नहीं हो सकते थे। अच्छा ओके। क्योंकि मैंने अपनी मेंबरशिप अपनी मदर के नाम पर लेनी पड़ी ओके थी। ओके तो गुड। इसीलिए एक रोज़ मीटिंग हो रही थी हमारी, हम ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे और काफ़ी क्राउड था, 60-70 लेडीज़ थी, छोटे से क्रैम्प्ड स्पेस में। बांद्रा वेस्ट की बात है। उधर मुझे बाहर निकाल दिया गया कि आप मेंबर नहीं हो तो आप मीटिंग नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग भी लगा पर ये सोचा मैंने कि अगर स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स है तो मेन क्यों नहीं बेच सकते हैं ये सब। और थोड़ा ज़्यादा एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव मिला मेरे को कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेन भी कर सकते हैं। राइट राइट। और उसमें 3 महीने में जो हमारा नेटवर्क साइज था वो 60,000 ऑड लेडीज़ का हो गया अक्रॉस द कंट्री। और उसके बाद उन्होंने रिकंसिडर किया और फिर मेन को कंसल्टेंट्स बनाना चालू कर दिया, जिसके पहले नहीं था। वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया। तब तक मैं फिर बाद में एक कॉर्पोरेट रोल में जा चुका था। अच्छा, डायरेक्ट सेलर का रोल आपका चेंज हो गया, हाँ, corporate चेंज हो में गया चले गए। कॉर्पोरेट, क्योंकि सेम कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी? दूसरी कंपनी में। ओके। दूसरी कंपनी में उन्होंने देखा कि इधर एक पर्टिकुलर स्टेट का और एक पर्टिकुलर रीजन का बिजनेस डाउन जा रहा है। तो उस कंपनी ने एनालाइज किया कि क्यों डाउन जा रहा है, तो उनको मालूम चला कि ये मेजर ड्राइवर है इस रीजन का। तो प्रपोजल मिला हमको और मैंने एज अ कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उधर काम किया। दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी साइड बाय साइड चल रही थी। और उसके बाद 2004 में 2003 में रेजिग्नेशन दिया। और फिर 2004 में स्ट्रैटेजी इंडिया की शुरुआत हुई। अब स्ट्रैटेजी इंडिया जो इनिशियल बना था, क्योंकि तब कोई कंसल्टेंट नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का। राइट। तो कौन सी कंपनी ठीक है, कौन सी गलत है, कैसे बिजनेस करना चाहिए, पहले भी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे थे जो डायरेक्ट सेलिंग अच्छे डायरेक्ट सेलर को माइग्रेट करके ये बुरी स्कैम कंपनीज की तरफ ले जा रहे थे। तो हमने सोचा, मेरे और मेरे जो पार्टनर्स हैं, हमने सोचा, जो हमारे सुपर बॉसेस थे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जिसमें मैं एम्प्लॉय था, हमने सोचा मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं और शुरू करते हैं और कंसल्टिंग करते हैं ये कंपनीज की, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, कि बिजनेस कैसे बढ़ाना। राइट। अब बिजनेस शुरुआत की, पर क्योंकि इतना रिकग्निशन नहीं था इंडस्ट्री में तो काफ़ी स्ट्रगल था फर्स्ट ईयर में। तो क्या करें ऐसे जिसके कारण पब्लिक को भी बचा लें ये स्कैम कंपनी से, और हम भी सीख लें ये इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा ज़्यादा, अलग अलग नज़रियों से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो 2007 में हमने शुरुआत की एक रिसर्च टीम की। वो रिसर्च टीम के हिसाब से हम करते थे कि हर वीक उस समय कुछ 25 या 30 कंपनीज का डेटा हम जमा करते थे जो हर हफ्ते लॉन्च होती थी इंडिया में। अच्छा ओके। अब वो कंपनी या तो इंडिया ओरिजिन की थी या तो बाहर से इंडिया में लॉन्च होती थी। राइट। तो वो लॉन्च होती थी और वो बोलते थे लोगों को कि हम बाहर के हैं। तो वो देखने के लिए कि ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, ये कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं, राइट। ये कंपनी मनी सर्कुलेशन तो नहीं है। तो इसलिए हमने रिसर्च की स्टार्ट की कि हम स्टडी करेंगे। अब वो देख के हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में हैं,
वो पैसे लुटा रहे हैं उस पर, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनीज बंद हो जाती है तो रिकवरी नहीं होती। 10-20% से ज़्यादा रिकवरी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा रहता है वो ये प्रमोटर पहले ही साइफन ऑफ कर देते हैं और बाकी का जो पैसा रहता है वो या तो लॉ फर्म्स की फीस में जाता है या तो करप्शन में जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स को और ऑफिशियल्स को। इसीलिए हमने चालू किया एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, राइट। जिसको हमने बोला स्कैम अलर्ट। तो जो भी कंपनी इंडिया में लॉन्च होती है उसके 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही वो हमारी रिसर्च शीट में आ जाती है, वीकली रिसर्च शीट में आ जाती है। उसके बाद हमारी जो रिसर्च टीम है वो उस पर डेटा जमा करती है, जो भी डेटा, कॉम्पनसेशन प्लान हुआ, प्रोडक्ट्स के बारे में हुआ, प्रोडक्ट की डिटेल्स हुई, पेमेंट मोड्स हुए, जो वेबसाइट पर डेटा डाल रखा है उनने वो जेन्युइन है कि नहीं, और फिर हम फाइनली वो बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं। और अगर वो अनसस्टेनेबल रहा या डिसेप्टिव रहा, इंफॉर्मेशन जो गलत है वेबसाइट पर, बोल रहे हैं यूएस की कंपनी पर इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर हुआ है, यूएस में नहीं हुई, पे आउट्स दे रहे हैं ज्वाइनिंग्स पर, ज्वाइनिंग चार्ज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो वो हम स्कैम अलर्ट पर डालते हैं पूरा एनालिसिस के बाद, कंपनी की वेबसाइट पर डाल देते हैं। यस। तो उससे क्या होता है कि जो पब्लिक है वो उसको एक्सेस करती है और देखती है कि ये कंपनी स्कैम अलर्ट में, तो वो ज्वाइन नहीं करती। अब उसके कारण क्या हुआ, हमको काफ़ी इंक्वायरीज आने लगी कि क्या ये कंपनी जेन्युइन है, क्या ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। उसके कारण हमने और एक उस पर लिंक डाल दी, रिपोर्ट अ स्कैम। अच्छा, ओके। काफ़ी बार क्या होता है, हमारी जो रिसर्च टीम है उससे कोई डेटा मिस हो गया, क्योंकि काफ़ी कंपनीज बिना वेबसाइट के भी ऑपरेट करती है। तो कुछ अगर उनसे डेटा मिस हो गया तो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जिनको ये कंपनीज ने अप्रोच किया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो जाके रिपोर्टर स्कैम पर हमको डेटा दे सकते हैं, वो कंपनी के डिटेल्स दे सकते हैं और हम फिर उसको एनालाइज करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और अगर स्कैम हुई तो स्कैम अलर्ट पर डाल देंगे। नहीं, अगर कोई स्कैम, एक तो आपने ये काम किया सर, उसको स्कैम अलर्ट में डाल दिया, पब्लिक जाए हाँ आपकी वेबसाइट पे और वो देख ले, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग जाते नहीं होंगे, हाँ। तो उसको आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये कंपनी है, इसमें कुछ इश्यूज हो सकता है, ये सस्टेनेबल नहीं है, मनी सर्कुलेशन कर रही है। देखिए आरबीआई का एक वेबसाइट है sachet.rbi.org.in। राइट। वो वेबसाइट पर एक फॉर्म है, दो है, कंप्लेन अबाउट अ कंपनी और दूसरा हेल्प द रेगुलेटर। ओके, ग्रेट। तो दोनों पर आप क्लिक करके आप वो उस पर डेटा डाल सकते हैं। अच्छा, तो हमारी भी टीम जो है बाद में रिसर्च के बाद एक बार वो स्कैम अलर्ट पर हो जाती है, वो डेटा डाल देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं हाँ, अपनी जो वेबसाइट स्कैम पे। अलर्ट पर लिस्ट हो गई वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो प्रांजल सर, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर कोई फ्रॉड कंपनी है, हाँ मालूम चल गया कि भाई ये फ्रॉड होने वाला है, एक डायरेक्ट सेलर काम कर रहा है, उसको मालूम चल गया, अब वो उसकी शिकायत कहाँ पे करवाए? एक तो आपने बताया कि आरबीआई की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि अच्छा। किसी भी डायरेक्ट सेलर को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कंपनी का अगर मेल आईडी है वो भी बताइए, वो भी डाल देंगे ताकि वहाँ भी इंफॉर्मेशन चली जाए और आप भी उसको चेक करके स्कैम अलर्ट में आप डाल दें। डाल सकते हैं। और कहाँ पे शिकायत की जा सकती है सर? देखिए प्राइमरी तो पूरे इंडिया के लिए यही अवेलेबल है। राइट। पहली चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हमको और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको, कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, एमएलएम कंपनीज है और स्कैम्स है, बहुत सिमिलर दिखते हैं। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपसी दुश्मनी में कोई गलत कदम नहीं उठा लिया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो सस्टेनेबल है, अगर उनका नाम आ गया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्वायरी होगी, नेसेसरी हरासमेंट हो जाएगा। हैरेसमेंट होगा, ज़्यादा होगा और फिर करप्शन होगा, फिर बिजनेस खराब होगा जो एथिकल सस्टेनेबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का। तो वो बात ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है। पर जो प्राइमरी वेबसाइट है वो sachet.rbi.org.in है, जिस पर वो कंप्लेन कर सकते हैं। और हमारे इस पर भी, वेबसाइट पर भी एक फॉर्म है, रिपोर्ट अ स्कैम, आप उसमें भी डाल दीजिए तो हम फॉलो भी कर लेंगे उसको, कंप्लेन का क्या स्टेटस है। दैट्स ग्रेट सर। एक आम आदमी की भाषा में आप बताइएगा प्रांजल सर, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी को अगर ये पहचानना है कि ये लेजिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या ये पोंजी स्कीम है या ये फ्रॉड है, तो अच्छा, वो कैसे पहचाने?
देखिए सिंपल सिंपल एक टेस्ट है। पहली चीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो जॉइनिंग फीस चार्ज नहीं करेगी, ओके, वो रिन्यूअल किसी फीस भी रूप चार्ज में नहीं करेगा, ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगी। नहीं लेगी। ठीक है। जॉइन पैकेज का कुछ सिस्टम आजकल लगते हैं कि भई ये पैकेज से ज्वाइनिंग होगी, तो वो सही है, गलत है? नहीं, गलत है? हाँ वो गलत है। राइट। पैकेज से कुछ नहीं लेना देना है कोई भी इसका। दूसरी चीज़, आपको अगर जॉइनिंग और रिन्यूअल पर पे आउट्स मिल रहे हैं तो वो एक ओके। मनी सर्कुलेशन कंपनी का या पिरामिड कंपनी का रूप हो सकता है। इसको मैं थोड़ा और चाहूँगा, इस पे थोड़ा प्रकाश और डालें कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि कंपनी में जुड़ने के लिए आपको पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हाँ। और उस प्रोडक्ट के ऊपर में कमीशन दिया जाता है, या यानी इसको हम दूसरे रूप में देखें हम लोग, कितनी ज्वाइनिंग करने से ऐसा कुछ होगा, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, इलीगल है वो। हाँ, वो इल्लीगल भी है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से। राइट। ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है उसके हिसाब से इलीगल है। प्राइस चेट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के हिसाब से इलीगल है। उस उनको बुक किया जा सकता है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट्स 2019 के अंडर भी। राइट। तो काफ़ी रूल्स है इसके अगेंस्ट। राइट। उसके बाद आप देखिए कि वो कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद की करेंसी इन एनी फॉर्म लॉन्च नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रहा है, नहीं, उसके बाद उससे खुद की अच्छा। करेंसी मतलब जैसे ओके। ई पेन्स होती है। आप पैसे दो, आपको ई पेन्स मिलेगी और वो ई हाँ। पेन्स के अगेंस्ट आपको पे आउट मिल जाएगा, राइट, राइट, राइट। या वाउचर्स। हाँ, वाउचर्स क्रिएट कर हाँ, देते हैं। मतलब एक सॉर्ट ऑफ करेंसी। राइट, राइट, क्रिप्टो राइट। करेंसी की बात बाद में करेंगे, हाँ। पर जैसे वाउचर्स, हम्म। वो अगर कोई जनरेट कर रहे हैं और उस पर पे आउट्स कर रहे हैं तो वो राइट, गलत राइट। है। ओके। राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी है वो प्रोडक्ट सेल्स या हम्म। सर्विस सेल्स को छोड़ के हम्म। अगर किसी चीज़ पर पे आउट आपका डिपेंड होता है हम्म। तो वो गलत है। ओके। ठीक है, अगर कोई आपको बोलेगा कि आप प्रोडक्ट्स खरीदो हम्म। पर आपका जो अर्निंग है ऑन प्रोडक्ट परचेस या इन्वेस्टमेंट्स हम्म। बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड होता है हम्म। तो वो गलत है। ओके। आप भले ही आप इन्वेस्ट करो या कंपनी क्लेम कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रही है या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है, या जो भी बोले माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है, सर्वर स्पेस खरीद रही है हम्म। और उससे आपका क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है, इससे आपका रिटर्न्स मिल रहा है, वो बिल्कुल ना करें। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो हम्म। उस पर आपको जीएसटी इनवॉइस मिलनी चाहिए, ओके। वो ध्यान रखिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है हम्म। कि आप एक पर्टिकुलर बैंकिंग चैनल जो आरबीआई का गवर्नड और अप्रूव्ड है उसको छोड़ के आप पैसा ट्रांसफ़र करो थ्रू हम्म। क्रिप्टो एक्सचेंजेस या दूसरा, वो गलत है। ओके। ओके। राइट। तो ये सब फ्लैग्स हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कंपनी स्कैम कंपनी है। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट सर। आपका जो हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा लोगों ने। सबसे अच्छा मुझे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ का कॉम्प्लीमेंट लगा। डॉक्टर कमल को आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। सुलनी यूनिवर्सिटी में, व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ मैं, सुलनी यूनिवर्सिटी में वो ई लर्निंग के डायरेक्टर हैं और हेड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। देश की इकलौती यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग चलाती है। तो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने लिखा है, हाय ऑल, मिस्टर प्रांजल इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन लीगल फ्रेमवर्क, Ponzi schemes, rules and regulations, etc. Take maximum advantage of this opportunity. थैंक यू डॉक्टर कमलकांत। डेफिनेटली जब हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर वशिष्ठ थे, तब हमारी बात हुई थी और वो उन्होंने बात में काफ़ी चीज़ें पूछी कि स्ट्रैटेजी इंडिया क्या क्या करता है। Hmm. तो यस, उन्हें समझ में आया कि हम ना कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, पर क्योंकि हमारे पास वो भी नज़रिया है कि पॉन्जी स्कैम्स क्या करते हैं, Hmm. हमारे पास वो भी समझ है कि पुलिस ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डायरेक्ट सेलिंग में क्या समझ है या क्या नज़रिया है। इस कारण से उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। दिया थैंक यू। है, और कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं, उनको भी मैं लेने का प्रयास करूंगा। एक बहुत बार प्रश्न आता है प्रांजल सर कि कौन सा प्लान बेटर है, बैनरी अच्छा है, ओपन बेड्थ अच्छा है, किसको ज्वाइन करना चाहिए? आप तो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए जो हमारी स्टडी हुई है
2007 से आज तक 12,000 से ज़्यादा MLM कंपनीज पर, सिंगल लेवल कंपनी पर और डायरेक्ट कंपनीज पर जो डायरेक्ट सेलिंग के अंडर आती है, और इवन पॉन्जी स्कैम्स पर। ओके। तो हमने देखा है सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा लॉन्जेटिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली वो कंपनीज होती है जिनकी इनफाइनाइट फ्रंट लाइन होती है। अच्छा, इनफिनिट मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड फ्रंट वो ओपन कर सकते हैं, हाँ, जिसको हम ओपन विड्थ बोलते हैं। ओपन वेट बोलते हैं। अब राइट। हाँ, एक चीज़ है उस कॉम्पेंसेशन प्लान में कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है एक्सप्लेन करने का। ओके। बाइनरी में एडवांटेज ये है कि इजी रहता है समझने के लिए, पर एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। पर बाइनरीज इसलिए बंद हो जाती है, 99% बाइनरीज इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि जो प्रमोटर्स रहते हैं उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता। राइट राइट। तो जो वो प्रोविजन रहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पेंसेशन प्लान में बाइनरी में आज बांटना है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद बांटना है, वो कंपनीज प्लाव इन कर लेती है अपने P&L शीट में प्रॉफिट बता के या कंपनीज की अर्निंग बता के, रेवेन्यू बता के। वो गलत होता है। अगर वो कर लेते हैं और दूसरी जगह मनी साइफन ऑफ कर देते हैं या पर्सनल अकाउंट में कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है बाइनरी कंपनीज की मेजरली। पर अपार्ट फ्रॉम कॉम्पेंसेशन प्लान डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज कैसी है। राइट। किस पॉलिसीज अपने कस्टमर की तरफ, अपने डायरेक्ट सेलर की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। क्योंकि हम कंपटीशन दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं कर रहे। आप कंपटीशन करते हो तो ई कॉमर्स से करते हो, आप अपने मॉम एंड पॉप स्टोर्स मतलब पास की दुकान से करते हो, क्योंकि टूथपेस्ट तो वहाँ पर भी मिलती है, वॉशिंग पाउडर तो वहाँ पर भी मिलता है। तो आप कंपटीशन उनसे करते हो, तो आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है और पोजिशनड है। अगर उसमें कुछ यूएसपीज है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, तो आप हाईलाइट कर पाते हो कि नहीं उसको, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पर्पस क्या है प्रमोटर्स का। जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के मेन, उनका पर्पस क्या है? पैसे कमाना है तो रेड सिग्नल है। तो वो बाइनरी हो, फ्रंटलाइन इन्फिनिटी हो, सिंगल लेग हो, ट्राइनरी हो, फिक्स्ड हो या इनफाइनाइट फ्रंटलाइन हो, सब डूबने वाली है। तो ये बहुत सारी चीजें देखें, उसके बाद ही किसी कंपनी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। यस, बोलने में हमको प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि जब हम इतने साल गुजार चुके हैं, पर जब आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो 2-3 महीने से पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में, वो आपके सामने आता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहते ना। आपको तो कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान भी मालूम नहीं रहता। राइट। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि वो पॉन्जी कंपनीज तो नहीं है, उसमें ज्वाइनिंग फीस तो नहीं है, उसमें रिन्यूअल फीस तो नहीं है, उसमें पे आउट्स तो नहीं हो रहे ज्वाइनिंग पर, उसमें जीएसटी इनवॉइस मिल रहे हैं कि नहीं प्रोडक्ट्स पर, आप प्रोडक्ट्स वो खरीद पाएंगे वो प्राइस पर जो कंपनी बेच रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, आप यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट्स, हाँ कि नहीं। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी पहचान वाले कहाँ यूज़ करेंगे। वो कंपनी जो भी आप डिपॉजिट्स लेती है या जो भी ट्रांजैक्शन का रहता है, वो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में है कि नहीं इंडिया में। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए। आप अगर कोई नए बंदे को, प्रोस्पेक्ट को एनालिसिस करने के लिए बोलेंगे तो उसके पास डेटा ही नहीं रहता है एनालिसिस के लिए। राइट राइट। तो इसलिए हमको सिंपल में उनको बताना है कि फर्स्ट आप ये चेक करिए कोई भी कंपनी में। आपने बहुत सारे पैरामीटर्स बता दिए सर, थैंक यू सो मच। आप प्रांजल सर पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से वो चीज़ आई कि आपने उनको गाइड करना चाहिए, उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया, और कहाँ कहाँ पे आप गाइड करते रहे हैं अभी तक? देखिए, क्योंकि हम 20 कंपनीज हर हफ्ते स्टडी करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर जो है पॉइंट आउट करते हैं अलग अलग लॉज के थ्रू। तो इस कारण से हमको एक्सपीरियंस आ गया और उसके बाद हमको इंक्वायरीज आने लगी पुलिस से, जब से हमने स्कैम अलर्ट चालू किया। राइट। कि ये कंपनी के बारे में कंप्लेन आई है, इसकी एफआईआर लें कि नहीं लें। वैसा आता है, क्योंकि क्या होता है, एक बार एफआईआर आ गया तो वो सिस्टम में आ गया, उस पर पूरी आपको रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है। तो काफ़ी कंपनी रहती है जो अनएथिकल नहीं रहती, जो सस्टेनेबल रहती है, जो लॉस फॉलो कर रही है, पर लोग उसकी गलत कंप्लेन भी कर देते हैं। ओके। तो ये भी इंक्वायरीज हमारे पास आती है।
बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स है पूरे इंडिया में। प्रॉब्लम ये होती है कि वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। राइट। जैसे आज पुलिस में, कल इंटेलिजेंस में चले गए, इन्फोर्समेंट में चले गए, सीबीआई में चले गए, तो इसीलिए वो ट्रैक्शन नहीं मिलता। तो आज जो ट्रेन है वो अच्छी बात है, पर हमने जो ट्रेनिंग ली है वो 10 ऑफिसर्स से लेके 300 ऑफिसर्स की एक साथ ली है ओके। पूरे इंडिया में। अब एक्सपीरियंस ये है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है वाइट कॉलर क्राइम होने के कारण। अच्छा, ओके। और जो स्कैम कंपनीज है, पॉन्जी मनी सर्कुलेशन कंपनीज हैं, वो अपना उनका खुद का एक अंदर का नेटवर्क रहता है, अंडरग्राउंड नेटवर्क रहता है, अच्छा, ओके। जिसमें उनके लॉ फर्म्स रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहते हैं, मिडिल मैन रहते हैं या दलाल बोलते हैं ना जिनको, हाँ, हाँ। वो बीच में मांडवली आई डोंट नो। मुखबिर बोलते हैं? नहीं, नहीं, मुखबिर इज़ इन्फॉर्मर। ओके। मांडवली मतलब सेटल करना, अच्छा, ओके, राइट। जो केस सेटल करते हैं। तो उनका एक एक अलग ही नेटवर्क है अंदर अच्छा, स्कैम कंपनीज़ का। ओके। और और भी जो प्रमोटर्स होते हैं, जो स्कैम कंपनीज़ के होते हैं, वो एक बार खुद की कंपनी बंद करते हैं और बैकग्राउंड से काम करते हैं। अच्छा। तो वो एक टाइम पर 2-3 कंपनीज़ चालू करते हैं। अलग-अलग कॉन्सेप्ट से, कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट से। तो इस कारण से, और 2016 के बाद जब से क्रिप्टो करेंसी आई है, उसके बाद जो भी स्कैमस्टर्स हैं, वो बैकग्राउंड में या तो दुबई शिफ्ट हो गए या तो ब्राज़ील शिफ्ट हो गए। वहाँ से ऑपरेट करते हैं और पैसे बाहर ले जाते हैं। इसीलिए इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस रहते हैं जो भी स्कैम कंपनीज़ के। इसलिए थोड़ी पुलिस इसमें हाथ लगाने से भी डरती है, जो स्कैम कंपनीज़ हैं। ओके, ओके। तो अगर आपने आरबीआई सचेत थ्रू भी आपने कंप्लेंट डाली, तो उस पर कोई एक्शन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। पर ये होगा कि जो आपका पिन कोड आपने एंटर किया है, वो पिन कोड के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, या अगर ईओडब्ल्यू नहीं है उधर, तो क्राइम ब्रांच या स्पेशल टास्क फोर्स को फॉरवर्ड हो जाएगी। फॉरवर्ड, राइट। हाँ। दैट्स ग्रेट सर। एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है और उसमें क्लैरिटी भी नहीं है। वो ये कि क्या एक डायरेक्ट सेलर एक टाइम में 2 मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकता है? देखिए, एक डायरेक्ट सेलर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। राइट। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कोई इंसान जो अपने टाइम पर, जितना उसके पास टाइम है, जितना उसके पास एनर्जी है, जो टाइम पर वो काम करना चाहे, जहाँ वो काम करना चाहे वहाँ काम करता है। राइट। वो किसी के नीचे बंधा हुआ नहीं है, जहाँ उसको बोल सके कि आपको इतने घंटे ही काम करना है, जैसे जॉब में। तो लीगली एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप रोक नहीं सकते, डायरेक्ट सेलर को आप रोक नहीं सकते एक से ज़्यादा कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन एक पॉइंट है सर यहाँ पे, ज़्यादातर कंपनियां जो अपनी टर्म्स कंडीशन देती हैं तो उसमें ये रहता है कि आप सिमिलर कोई भी दूसरी कंपनी, या कई बार मेंशन होता है कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग काम नहीं कर सकते। उस आधार पे उस डायरेक्ट सेलर के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? लीगली इन कोर्ट नहीं हो सकता, ओके। क्योंकि कंपनी ना तो उसको सैलरी दे रही है, ना तो प्रोविडेंट फंड दे रही है, ना तो एक फिक्स्ड अर्निंग दे रही है। तो आप कैसे रोक सकते हो? अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूँ और दूसरी कंपनी में मेरे को पैसे अगर कमाने का मौका मिल रहा है, तो आप मेरा वो हक कैसे छीन सकते हो? नहीं, कंपनी ये कहती है कि भाई आप पैसा यहाँ से अर्न कर रहे हो और आप हमारी ही कंपनी के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, हाँ, उस प्रकार के कुछ एविडेंस अगर कंपनी प्रस्तुत करे तो? एग्जैक्टली। सो वो एक अलग केस हो गया। वो एक केस हो गया पोचिंग का, क्योंकि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंपनी के बनाए जाते हैं, उसमें जो नेटवर्क रहता है, जो डायरेक्ट सेलर नेटवर्क रहता है, राइट। भले ही आपके नीचे आपने ज्वाइन करवाया, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज पर द पीएनपीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, जो आपने साइन किए जब। राइट। तो आप अपने नीचे से जो नेटवर्क ले जा रहे हैं वो कंपनी को बिलोंग करता है। राइट। आप अपने नीचे से जो नेटवर्क ले जा रहे हो वो कंपनी के बिजनेस को डिस्टर्ब करता है, तो आप पर लीगल एक्शन हो सकता है। राइट। पर अगर आप वो अपने कंपनी का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप अपने कंपनी के नीचे के डायरेक्ट सेलर नहीं ले जा रहे, तो ऐसा कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेता हूँ सर। ये प्रश्न है सर भाविक परमार का। अभी इंडिया में कितने पीपल इन्वॉल्व हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और आने वाले सालों में 2027 तक कितने पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं? कुछ फिगर्स हैं?
देखिए जो इन्वॉल्व वर्ड भी है ना, हम क्योंकि लीगल में बात करते हैं, इन्वॉल्व इज अ नेगेटिव वर्ड, एंगेज्ड इज द राइट वर्ड। ओके। एंगेज्ड इज मतलब कितने लोग एंगेज्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब आईडीएसए ने एक रिसर्च की थी पहल इंडिया से, और उसमें एक फिगर सामने आया था, समवेयर अराउंड 80 लाख लोग एंगेज्ड है। ओके। पर ये फिगर उससे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हमारे डेटा के हिसाब से अभी 625 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है इंडिया में, अच्छा। ओके। जो सिंगल लेवल और मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉम्पनसेशन प्लान से कॉम्पनसेशन प्लान देती है। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स फॉलो नहीं करती, ओके। और 1000 से ज़्यादा स्कैम्स हैं जो एमएलएम कॉम्पनसेशन प्लान करते हैं अच्छा, करंट में अभी? करंट में। ओके। किसी भी, क्योंकि एक कंपनी बंद होती है तो दूसरी कंपनी चालू हो जाती है, और कौन शुरू करता है वो कंपनी? वही कंपनी के जो टॉप में जुड़े थे, जो प्रमोटर्स, वो शुरू करते हैं अपनी अपनी कंपनी नए नए कॉन्सेप्ट से। राइट। तो अभी करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एंगेज्ड है डायरेक्ट सेलिंग के साथ, और स्कैम्स के साथ भी सिमिलर होगा। ओके। राइट। अगले 5 सालों में संख्या बढ़ेगी? डेफिनेटली engagement की? बढ़ेगी, पर उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को ये करना पड़ेगा कि उन्हें अपने जो प्रोसेसेस हैं वो उन यूज़र फ्रेंडली करने पड़ेंगे। ओके। जैसे कैसे आप ई कॉमर्स पर जाके खरीदी कर लेते हैं, ई कॉमर्स पर खरीदी, जैसे बड़े बड़े साइट्स हैं, मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं, अगर मुझे ऑप्शन मिले कि डायरेक्ट सेलिंग से वो सामान खरीदूं कि ई कॉमर्स कंपनी से सेम सामान खरीदूं, तो मैं ई कॉमर्स कंपनी से खरीदूंगा, क्योंकि उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी कि कोई आएगा घर पर और मैं मेरा आधा घंटा ले लेगा, मुझे समझाएगा बिजनेस मॉडल के बारे में, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। इस हिसाब से जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोसेसेस सुधारने हैं, राइट। अगर प्रोसेसेस सुधारेंगे तो इसमें तो डेफिनेटली बिजनेस इंक्रीज होगा। और अभी जो है, जैसे हमने 625 या 24 कंपनीज का जो हमारे पास डेटा है, उसमें सिंगल लेवल डायरेक्ट भी है, जिसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल, जिसमें आप एक लिंक भेजते हो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को व्हाट्सएप पर या ईमेल पर या जहाँ पर भी आप भेज सकते हैं, मैसेंजर एप्लीकेशन पर, वो प्रोडक्ट देखते हैं, खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी उनके घर पर डिलीवर कर देती है, आपको एक कमीशन मिलता है, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग है। उसके बाद सिंगल लेवल भी है और मल्टी लेवल भी है। तो अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने बिजनेस मॉडल में, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ने लाइफ इतनी इजी बना दी है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्यों नहीं। दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मौजूदा टाइम में। इस समय क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारी कंपनियां एमएलएम में आ रही, मतलब वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग लेके आती हैं या क्रिप्टो को एक प्रोडक्ट के रूप में मल्टी लेवल मार्केटिंग के मॉडल के माध्यम से उसको सेल कर रही हैं। वो लीगल है या नहीं है, और अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा अभी तक कोई रूल में नहीं लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी एमएलएम के थ्रू प्रमोट नहीं हो सकती। ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो स्कैम कंपनीज हैं, जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज हैं, वो प्रोडक्ट सेल या सर्विस सेल पर नहीं डिपेंड होके, वो डिपेंड होती है एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर्स पर। राइट। तो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी दो टाइप की कंपनीज होती है क्रिप्टो करेंसी में। पहली कंपनी होती है जो खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है, ओके। उसको बोलते हैं आईसीओ करके लॉन्च करती है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करके, राइट। कि आज आप ये दाम पर करेंसी खरीद लो, कल उसका दाम बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो वो हुआ आईसीओ, खुद का करेंसी। वो डिपेंड करती है कि कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आगे चल के वो लिस्ट होती है कि नहीं। तो वैसी कंपनीज ऐसी हुई जैसे खुद की करेंसी जनरेट कर रही है। ओके। अगर खुद की करेंसी में प्रिंट करने लगा तो गवर्नमेंट तो बंद ही कर देगी ना। सेम चीज हाल होने वाली है आईसीओ के साथ। दूसरी टाइप की क्रिप्टो करेंसी कंपनीज हैं जो बोलती है कि ये क्रिप्टो करेंसी हम आपकी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे और उसमें जितना भी मार्केट में इंक्रीज हुआ आपको इतना एक परसेंटेज मिलेगा, आप इन्वेस्ट करो हम ये। अब वो या तो बोलते हैं कि डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी खरीदो, या तो वो बोलते हैं आप एक दूसरा प्रोडक्ट खरीदो, उसके साथ फ्री क्रिप्टो करेंसी है। जैसे गेन बिटकॉइन करके एक 7,000 करोड़ का हुआ था स्कैम,
जो पूना पुलिस हैंडल कर रही है, 60,000 करोड़, उसमें बोला था आप बुक खरीदोगे और उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर बिटकॉइन पॉइंट सम वैल्यू के बिटकॉइन आपको फ्री मिलेंगे। तो लोगों ने बुक खरीदी और उसके साथ फ्री मिला। राइट। तो जब कोर्ट में गया ये केस, तो उन्होंने बोला हम तो बुक भेज रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी थोड़ी बेच रहे हैं। तो ये कैमोफ्लेज करने के लिए कि एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या था। ये दूसरी टाइप की कंपनी है। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस टाइप की कंपनी बाहर के फोर्सेस पर डिपेंडेंट होती है आपको रिटर्न्स देने के लिए, अगर वो लीगली कर रही है तो, अगर वो एथिकली कर रही है तो। जैसे एक वन कॉइन करके कंपनी थी, अगर आपने सुना होगा जी, रूजा इग्नोतोवा, जिसमें जो फाउंडर है वो गायब हो गई है, रेड कॉर्नर नोटिस है और काफ़ी फेमस स्कैम है। इंडिया से कुछ मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार करोड़ गए उसके 1-1.5 साल में। ठीक है, तो वो जैसे थे, उनने खुद की क्रिप्टो करेंसी निकाली थी और उन्होंने बोला कि एक बार वो लिस्ट होगी एक्सचेंजेस पर तो प्राइस बढ़ जाएगी और आपको इतने रिटर्न्स आएंगे। लोगों ने वो इसमें इन्वेस्ट किया और फाइनली मालूम चला कि कुछ वैल्यू नहीं है वो क्रिप्टो करेंसी की, और अभी सब मेन प्रमोटर्स एंड ऑल दैट वो जेल में है। ये दूसरा। अब तीसरी टाइप की क्रिप्टो करेंसी कंपनीज आई हैं, वो बोलती है हम आपको एक इक्विपमेंट देंगे जो हार्डवेयर होगा, और वो हार्डवेयर आप इन्वेस्ट करो, वो हार्डवेयर में आपके घर पहुंच जाएगा, आपको बस नेट से कनेक्ट करके रखना है और वो नेट से वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस या कुछ भी करेंसी जनरेट करेगा और जो भी जनरेट करेगा वो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। चौथी टाइप की कंपनीज और हाइब्रिड आ गई। वो टाइप की कंपनीज बोलती है कि आप हार्डवेयर मत खरीदो, आप हमको पैसा दे दो और हम आपकी जगह हार्डवेयर खरीद लेंगे और सर्वर फार्म में लगा देंगे और वो जनरेट करेगा क्रिप्टो करेंसी और आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसी कंपनीज में हमारा कहना है कि बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें। चारों तरह की कंपनीज में किसी में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि वो पैसे की रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट करना होगा सर, एक ये कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल भी साथ में लेके आती हैं कि आप लोगों को लेके आइए, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाइए, आपको इस लेवल पे इतना मिलेगा, फिर उनके नीचे लोग करेंगे, फिर वो करेंगे। तो वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सही नहीं है। देखिए, वो अगर कोई आपको बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट लाइए और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कमीशन मिलेगा, तो उनको ट्राई कर सकते हैं प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के अंदर और द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 के अंदर, जिसमें 10 साल की जेल है और 5 करोड़ का जुर्माना है मिनिमम। प्लस जो मीडिया हाउस भी पब्लिश करेगा उसकी एडवर्टाइजमेंट्स, उसको भी फाइन है और उसको भी उसमें पनिशमेंट है, प्रोविजन है। दैट्स ग्रेट सर। प्रांजल सर, आपके पास में बहुत बड़ा तजुर्बा है और जैसा डॉक्टर कमल ने कहा कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और अप्रोप्रिएट पर्सन है इस चीज़ को लेके। सो हमारे इंटरव्यू की लिमिटेशंस रहती हैं सर, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम आपकी कंपनी की नीचे वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल आईडी नीचे डालेंगे ताकि कहीं भी कुछ भी फ्रॉड अगर दिखता है तो आप प्रांजल सर की कंपनी को आप कर सकते हैं, और आरबीआई का जो आपने डिटेल बताया वो भी हम नीचे डालेंगे। जितनी ज़्यादा जानकारियाँ गलत चीज़ों के मुंह पर तक पहुँचाएंगे, शायद हम लोग मिलकर इंडस्ट्री को थोड़ा और बेटर बना पाएंगे। हमारे पुअर वे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल सर, आप स्पेशली बॉम्बे से दिल्ली में आए आज के इंटरव्यू के लिए, समय निकाला, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आपके लिए सर। थैंक यू। So once again, thank you so much Pranjal sir. Thanks a lot. Thanks a lot for having me here. आगे भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके या स्कैम्स को लेके, आप डेफिनेटली हमें लिख सकते हैं। और थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सो ये थे प्रांजल डैनियल सर, जो 24 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गंदगी को सुधारने के लिए। खुल के बात करते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं कि ये स्कैम है, इनसे हम सब लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए, मालूम चले कौन कौन सी पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।